Assalamu alaikum. Hi viewers, welcome to Dr. Rizwan Chaudhary lectures. Today topic of discussion is about antihypertensive drugs. So last lecture we had discussed about the general introduction and antihypertensive drug that is angiotensin receptor converting enzyme inhibitor. Today we will proceed the next classification of drug that is beta blocker. तो नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बीटा बीटा जो ब्लॉकर्स ड्रग होती हैं इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस मैकेनिज्म के बेस पे वो वर्क करती है। अब बेसिकली जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है। बीटा रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और बीटा 1 हार्ट में होगा और बीटा 2 जो होता है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो बीटा 1 रिसेप्टर है, ठीक है, उनकी नॉर्मल फार्माकोल फिजियोलॉजी क्या है कि वो जाके जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, फोर्सफुल कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करते हैं, सही है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है। सम केसेस में अगर बहुत ज्यादा उनकी एक्टिवेशन हो जाए तो क्या जाएंगे, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। देन डिफरेंट कार्डियक डिजीज उसके नतीजे में होंगी। अब जो लंग्स में होते हैं तो वो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अब बीटा 2 रिसेप्टर नॉर्मल फार्माकोलॉजी की फिजियोलॉजी क्या है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्टिवेट कर रहे थे, मतलब ब्रोंकियो डायलेशन काज करते हैं जो बीटा 2 जब वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो जब उनकी एक्टिवेशन को इनहिबिट करेंगे तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं, ठीक है। सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि जब आप नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज कर रहे होते हैं तो सेलेक्टिव बीटा जो बीटा ब्लॉकर है वो सिर्फ हार्ट के B1 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, सेलेक्टिव बीटा 1 जो होती है। तो जब आप नॉन सेलेक्टिव यूज करेंगे तो वो बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे इफेक्ट करेंगे, दोनों को ब्लॉक करेंगे। अब जब बीटा 2 ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हमारे पास जब बीटा 2 की एक्टिवेशन हो रही थी हमारे पास क्या हो रहा था, ब्रोंको डायलेशन हो रही थी। अब इसको ब्लॉक कर दिए तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो इसी वजह कहते हैं कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को अस्थमैटिक पेशेंट में हम यूज नहीं कर सकते, कॉशन यूज करते हैं, प्रिकॉशनरी उसके लिए यूज करते हैं। अब बीटा ब्लॉकर का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, किस मैकेनिज्म की बेस पे ये काम करती है। अब जो बीटा ब्लॉकर होती है हमारे पास क्या कर रही होती है, बीटा रिसेप्टर क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास हार्ट में इसके जो एक्टिवेशन होती है, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या करेंगी, जो हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर पे इफेक्ट करेंगी और क्या कर देंगी, उसकी एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देंगी, ठीक है। जब बीटा 1 की जो रिसेप्टर है उनकी एक्टिवेशन डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये था कि 1 स्टेप इसका, ठीक है, कि क्या कर रही थी, बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में प्रेजेंट है उसकी एक्टिवेशन को क्या कर रही थी, वो डिक्रीज कर रही थी, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रही थी और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही थी और ब्लड प्रेशर हमारे पास रिड्यूस हो रहा था। अब देखते हैं सेकंड, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि किडनी से रेनिन रिलीज होता है। अब जब आप बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो किडनी से जो रेनिन की सेक्रीशन होगी उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब रेनिन आगे क्या कर रहा होता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो, आगे जो हमारे पास एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, इसका एक्टिव कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ये एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, वो क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का करता है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। अब जब रेनिन हमारे पास रिलीज नहीं होगी, उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी तो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगी तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो हमारे पास ये करवा रहा था, एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करवा के देन उनको फिर रिटेन कर रहा था, ठीक है, रिटेंशन का कर रहा था। अब जब एल्डोस्टेरॉन ही हमारे पास क्या होगा, उसकी कंसेंट्रेशन वो रिलीज नहीं होगा तो जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, सही है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा ब्लॉकर के, किस मैकेनिज्म की बेस पे ये एक्ट करती है। अब इसके देखते हैं यूजेस और कौन सी मार्केट में कौन सी ड्रग है जो अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन सी हार्ट की डिजीज के लिए हम बीटा ब्लॉकर को यूज करते हैं।
इसको हम यूज़ करते हैं, जो ड्रग है कैसे लेंगे, ठीक है। तो ड्रग को हम लेते हैं बेसिकली ओरली, तो ओरली लेंगे, फिर ये जाएगी उसमें जीआईटी में, उससे अब्जॉर्प्शन होगी इसकी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन होने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये फॉलोकारी होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसको ये क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपने ड्रग ओरली एडमिनिस्टर की, ठीक है, जीआईटी में गई, उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई और डाइजोल्यूशन हुई, ठीक है। डाइजोल्यूशन के बाद वो क्या होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन होगी एवरी पार्ट ऑफ सेल्स, वो सेल में जाएगी, देन वो फिर टारगेट टिश्यू तक जाएगी। टारगेट टिश्यू के बाद वो अपना रिक्वायर्ड जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा वो हमें देगी, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो जाएगी। ये इसको कहते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब जो ड्रग ओरली आप यूज करते हैं वो उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। जो आईवी यूज करेंगे तो वो तो जैसे आप वो इंजेक्ट करते हैं वेन में, तो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, कोई वो उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बाकी इसकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो लिवर के थ्रू होगी। अब फार्माकोकाइनेटिक्स होगी। उसके बाद देखते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस। तो थेरेप्यूटिक यूजेस डिफरेंट कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन के केस में हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर में भी यूज करते हैं। MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर हार्ट अटैक हुआ हो तब भी हम बीटा ब्लॉकर को यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। इसके अलावा एंजाइना, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में भी, जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है उसके कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, जो बीटा ब्लॉकर है यूज कर सकते हैं। अब इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास फटीग होगा, ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोटेंशन के बाद क्या है कि इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लिबिडो को डिक्रीज करेंगे। लिबिडो क्या है कि जो डिजायर होगी सेक्सुअल सेक्स की, उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है, ठीक है, इसको हम लिबिडो कहते हैं, ठीक है। जब वो कम होगा तो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होगी। अच्छा, ये थे इसकी एडवर्स इफेक्ट। देन जो कॉमनली यूज ड्रग, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती हैं, ठीक है। एटिनोलोल इसका जो ब्रांड हमारे पास आता है, ब्लॉकियम आता है, ठीक है, 50 मिलीग्राम की होती है, 100 मिलीग्राम की होती है, ठीक है। मेटोप्रोलोल ये भी हमारे पास 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम में आती है, ठीक है। उसके अलावा कंकर के नाम से ब्रांड नेम है इसका। नेबियुलोल है, ठीक है। ये नेबियुलोल, अब नेबियुलोल का क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से पोटेंट वैसोडाइलेशन काज करेगी। उसके अलावा प्रोप्रानोल है, ठीक है, एंड्राल के नाम से आती है। नेबियुलोल है, ये ड्रग्स हमारे पास आती हैं। अब ये जो प्रोप्रानोल है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, और नेडिलोल ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो मैंने पहले आपसे कहा कि जो बंदे अस्थमा के पेशेंट होंगे, अस्थमा के पेशेंट, उनमें आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देनी, ठीक है। नेबिलोल क्या है कि ये सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्टिव सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये दोनों जो है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। जब आप अस्थमा वाले पेशेंट को देंगे तो क्या करेंगे, ये बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगे। जब बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो वो क्या करेंगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करेंगे, तो एज अ रिजल्ट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, ठीक है। कंट्राइंडिकेटेड क्या है कि आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को अस्थमा वाले पेशेंट में यूज नहीं करना है, ठीक है। ये इसका आपने देखना है। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनके विथड्रॉल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब विथड्रॉल इफेक्ट में क्या होता है कि मोस्टली जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं उसके विथड्रॉल इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है, हार्ट वाली मेडिसिन, इसके विथड्रॉल इफेक्ट होंगे। तो आपने क्या करना है कि जिन मेडिसिन के विथड्रॉल इफेक्ट होते हैं आपने उसको प्रॉपर जो फिजिशियन होगा या फार्मासिस्ट की गाइडलाइन से लेना होता है, ठीक है। कि सपोज अगर आपको फार्मासिस्ट कह रहा है कि आपने दिस मेडिसिन को आपने यूज करना है जी 5 to 7 डेज तक, ठीक है, या 1 वीक तक। बेसिकली जो हार्ट वाली मेडिसिन होती है ना वो आपने लाइफ टाइम यूज करनी होती है, लेकिन मैं आपको विथड्रॉल सिम्टम्स बता रहा हूँ, विथड्रॉल इफेक्ट बता रहा हूँ।
ठीक है। अब विथड्रॉल इफेक्ट में स्पेशली सीएनएस वाली जो ड्रग्स होती हैं, एंजियोलाइटिक, हिप्नोटिक, ठीक है। अब सपोज हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग्स है, बारबिटूरेट जो है उसके विथड्रॉल इफेक्ट, आपको हो गया डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन हो गया है तो डॉक्टर ने क्या कहा है आपको, आपने जो है ये मेडिसिन बारबिटूरेट्स कोई भी आपने सपोज थायोपेंटानॉल है, ठीक है, आप या फिनोबार्बिटोन है, आपने फिनोबार्बिटोन यूज करनी है जी 3 मंथ के लिए, ठीक है, या 1 मंथ के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप यूज करते हैं 10 दिन के बाद आप उसको फौरन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जब आप क्या करेंगे 10 दिन, आपको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आपने 1 मंथ यूज करनी है या 3 मंथ यूज करनी है, जो भी है 1 मंथ कर लेते, आपने उसके 10 दिन बाद आपने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो उसके नतीजे में आपको विथड्रॉल सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वो मोर सीवियर होंगी, जो साइड इफेक्ट होते हैं उस ड्रग के, ठीक है, एंटी डिप्रेशन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप उसको क्या करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप करेंगे, उसके विथड्रॉल इफेक्ट मोर सीवियर होंगे, ठीक है, और वो लीडिंग टू डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है, वो जो विथड्रॉल सिम्टम्स होंगे, तो इसको हम कहते हैं विथड्रॉल इफेक्ट। अब बीटा ब्लॉकर का जो इफेक्ट होगा वो सम वीक्स आपको अचीव होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। आपने क्या करना है, इसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं करवाना है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप इमीडिएटली स्टॉप करवाएंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, एंजाइना हो सकता है, सीवियर एंजाइना हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नहीं करना है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है, स्पेशली प्रोप्रानोल है, ठीक है, नेडोलोल है, इसको आपने क्या करना है, अस्थमैटिक पेशेंट में यूज नहीं करना है, ठीक है, स्पेशली जो कोविड वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, ये एक टर्म होती है अस्थमैटिक पेशेंट में होती है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब क्रोनिक का तो आपको पता है कि अगर जो है ना डिजीज कोई भी बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए हो, जिस तरह कैंसर है, ठीक है, या डायबिटीज है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, तो उनको क्या होता है कि फैमिली में ही होता है हमारा, आहिस्ता आहिस्ता जब वो एलर्जी से फिर वो कन्वर्ट हो जाता है अस्थमा में, तो वो फिर क्रोनिक मतलब वो लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। तो उसकी एक टर्म है, ठीक है, डिजीज की, कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, लंग्स की एक डिजीज है। तो आपने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, सही है। अच्छा, ये हो गया बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स को। अल्फा ब्लॉकर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम में ये पढ़ा था कि आपने एंजाइम को क्या करना है, वो उसको सिक्रीट ही नहीं होने देना है, ठीक है, लंग से वो कन्वर्ट ही कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि इस रिसेप्टर को आपने ब्लॉक कर देना है। रिसेप्टर को जब आप ब्लॉक करेंगे तो वो अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट नहीं देगा, हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होने देगा। तो लिवर से एंजियोटेंसिनोजिन सक्रीट होता है, इधर किडनी से रेनिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 इधर से फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सक्रीट हो रहा है, तो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बनता है। अब एंजियोटेंसिन 2 में हमने क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हमने क्या करना है, रिसेप्टर को ब्लॉक करवा देना है। जब रिसेप्टर को ब्लॉक करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ड्रग आके इसके साथ बाइंड कर देगी, तो बाइंड जब करेगी तो एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर होगा वो ब्लॉक होगा। रिसेप्टर जब ब्लॉक होगा तो वो अपना इफेक्ट ही नहीं देगा हमें, ठीक है, उसकी जो एक्टिवेशन होगी उसको मिनिमाइज कर देगा। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बाकी तो इसका तकरीबन सेम ही, एडवर्स इफेक्ट भी सेम है कि हमारे पास हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोटेंशन हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें ड्राई कफ के चांसेस कम होते हैं। वो कम क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि उधर हम करवा रहे होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो ब्रैडिकाइनिन की मेटाबॉलिज्म करवाता है, तो उधर जब आप एसीई में उसको इनहिबिट करवाएंगे तो ब्रैडिकाइनिन का लेवल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ब्रोंक्यूल पे इफेक्ट करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को मिनिमाइज नहीं करवाते, बल्कि रिसेप्टर पे हम उसके साथ हमारा लिंक होता है, तो हम रिसेप्टर को ब्लॉक करवा रहे होते हैं।
तो जब आप अब यहाँ पे हमारे पास कोई इसकी जो ब्रैडिकाइनिन न्यूरोट्रांसमीटर उसका लेवल इंक्रीज नहीं, बल्कि उसकी नॉर्मली मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट में यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट में जिनमें क्या हो, ड्राई कफ हो, तो आप उनमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को आप यूज नहीं कर सकते। तो इसको आप यूज करते हैं हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होंगे, ठीक है, अगर उनको ड्राई कफ हो, सही है, तो ड्राई कफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सही है, क्योंकि ये इसका ब्रैडिकाइनिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसमें जो हमारे पास ड्रग आ जाती है, तो डिफरेंट ड्रग्स आती हैं इसमें। हमारे पास आती है, मोस्ट कॉमनली आती है लोसार्टन, ठीक है, कैंडी सार्टन है, ठीक है, और अल्बीसार्टन, टन। अब लास्ट पे जो टर्न आएगा इसका, वो जो एंड पे टर्न आएगा, तो आप समझ ले वो हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है। तो मोस्टली हमारे पास जो यूज होती है, ठीक है, लोसार्टन है, वल्सार्टन भी है इसमें। लोसार्टन जो है 50 मिलीग्राम ये यूज हो रही है, ठीक है। इसके जो लोसार्टन पोटेशियम है, तो कॉमनली यूज हो रही है। इसका जो ब्रांड नेम आता है हमारे पास एजिडे इसका ब्रांड नेम है, सही है। तो इसको हम यूज करते हैं, मोस्टली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। बाकी ये है कि बाकी इसमें पेशेंट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं अगर कोई इंजाइना वाला है, लेकिन मोस्टली प्रेफरेबल है कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट में यूज करें। बाकी एडवर्स इफेक्ट इसके वही सेम है, ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में जो हमने पढ़े थे कि हमारे पास क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है, और उसके अलावा पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा, बाकी सेम है। लेकिन क्या होगा, जस्ट इसमें ड्राई कफ नहीं होगी। आप ड्राई कफ वाले पेशेंट जो हाइपरटेंसिव वाले हैं, ठीक है, उनको जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा ब्लॉकर को वो है अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, तो ये बेसिकली इफेक्ट करेगी अल्फा रिसेप्टर पे इफेक्ट करेगी, और उसकी जो एक्टिवेशन होगी उसको ब्लॉक कर देगी। उसकी जब अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो उसको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। अब किस तरह फिर देन क्या होता है, अब ये इफेक्ट करती है नॉरएपिनेफ्रिन की जो सिक्रीशन हो रही होती है उसको डिक्रीज कर देती है, ठीक है। उसके अलावा क्या, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो मिल रही है, मतलब एक इम्पल्स जो जा रही होती है सीनस को, जो नर्वस सिस्टम को वो मैसेज दे रही होती है, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो उसको जो आउटफ्लो होगी उसको डिक्रीज कर देगी, ठीक है। मतलब एक मैसेज दे रही होती है कि आप क्या करो, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करो, सही है। तो ये क्या करेगी, इसको उसका जो मैसेज होगा, ठीक है, उसका जो फ्लो होगी उसको डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे नॉरएपिनेफ्रिन वो रिलीज नहीं होगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर है, देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की ड्रग्स आती हैं, इसमें स्पेशली पैराजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्सीजोसिन है, ठीक है। तो जो स्पेशली जो हमारे पास आजकल डिजीज है बिनीन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, अब इसके लिए हम जो ड्रग यूज कर रहे होते हैं वो टेम्सोलिन है, ठीक है, 0.4 मिलीग्राम में आती है टेम्सोलिन। तो ये बिनीन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये ड्रग यूज करते हैं टेम्सोलिन। बाकी यही है कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, तो ओरली आप इसको यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में बाकी जो ड्रग्स के हाइपोटेंशन हो सकती है, डेजीनेस वगैरह होगी, ठीक है, फटीग होगी, तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है। तो बाकी ड्रग्स मैंने बता दी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फिर जो सेंट्रली एक्टिंग है, ठीक है, स्पेशली हम यूज़ करते हैं फॉर प्रेगनेंसी में, ठीक है, फीमेल के लिए। तो उसमें सेंट्रली एक्टिंग होती है क्लोनिडीन है और मिथाइल डोपा है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं, तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स में हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, क्लोनिडीन है और मिथाइल डोपा, ठीक है। अब जो क्लोनिडीन है इसका मैकेनिज्म, दोनों अल्फा 2 जो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है, अल्फा 2 की जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करती हैं। अब जब अल्फा 2 रिसेप्टर की एक्टिविटी वीक हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है,
पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब आप अल्फा 2 एगोनिस्ट देते हैं, एगोनिस्ट का फंक्शन ही क्या होता है कि रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा होता है, और एंटागोनिस्ट उसकी जो रिसेप्टर की एक्टिविटी उसको ब्लॉक करवा रहा होता है। अब जब अल्फा 2 एगोनिस्ट आप देंगे, जिस तरह क्लोनिडीन है और मिथाइल डोपा है, तो वो क्या करेगा, उसकी रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जब रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो देन जो जो हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो रही थी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर जो होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका एक एडवर्स इफेक्ट मेन ये है कि ये सिडेशन काज करती है, ठीक है। बाकी हाइपोटेंशन ये तो हो सकती है, लेकिन मेन जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो सिडेशन काज करती है। उसके अलावा बाकी इसको आईवी भी देख सकते हैं और ओरली भी हम यूज कर सकते हैं, जो क्लोनिडीन है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको हाइपोटेंशन में स्पेशली प्रेगनेंसी में हम इसको यूज करते हैं। तो बाकी ये है कि ये काज करती है सिडेशन। डोपा, तो मिथाइल डोपा जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी एज इट इज ये है कि ये कन्वर्ट हो जाती है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। तो वो जो एक्टिवेशन होती है उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो रहा होता है, उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करवाता है और कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज, उसको क्या करेगी, ये फिर नॉरएपिनेफ्रिन को मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से उसकी एक्टिवेशन नहीं होगी और एज अ रिजल्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका एडवर्स इफेक्ट सेम ही है कि सिडेशन होगी और ड्रोजीनेस होगी, तो आपने क्या करना है, प्रिकॉशनरी मेजर को प्रिकॉशन यूज करनी है, सही है। तो स्पेशली ये दो ड्रग्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है ये भी हम क्या करते हैं कि ओरली देते हैं। तो बाकी आपने क्या करना है, हाइपरटेंशन सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, किसी भी डिजीज का, आपने कंप्लीट उसकी बायो हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री, कि पहले उसको कौन सी डिजीज है, फर्स्ट टाइम डिजीज हो रही है, कौन सी ड्रग मैं डिस्क्राइब करूँ उसको, कौन सी प्रिस्क्राइब करूँ। तो आपने क्या करना है, उसको पूरे बायोडेटा को देखना है कि मैं कौन ये वाली ड्रग यूज करूँ, इसको मल्टीपल डिजीज है तो ये वाली ड्रग यूज करूँ, पहले ये यूज कर रहा है, इसका साथ आपस में कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं होगा या ड्रग फूड इंटरेक्शन तो नहीं होगा। तो सारी हिस्ट्री को आपने देख के देन उसकी जो है कंडीशन को देख के देन आपने उसको क्या करना होता है, एज अ फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब करनी होती है मेडिसिन। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन। इफ एनीवन हैव एनी single question, then you can ask in the comment box. Thank you very much.